अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान। आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल प्रोग्राम है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि इसके साथ हमारा मुस्तक़बिल जुड़ा हुआ है और मुस्तक़बिल की जब बात आती है तो हर शख़्स ये सोचता है कि मेरा मुस्तक़बिल कैसा रहेगा, सिक्योर रहेगा, नहीं रहेगा। तो आज सिक्योरिटी ऑफ योर फ्यूचर उसकी हमने बात करनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर कोई शख़्स ये कहे आपको कि पाकिस्तान में जो ज़राअत है, वो इस तरह भी हो सकती है कि आपको पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत ना पड़े। पाकिस्तान में ज़राअत जो है उसमें ये भी काम हो सकता है कि आपको खाद की ज़रूरत ना पड़े। इवन पानी जितना आपको चाहिए उससे भी बहुत कम के साथ आपका गुज़ारा हो जाए। तो आप क्या कहेंगे? आप नहीं मानेंगे ना? और अगर फिर ये कोई कह दे कि 5 साल में आप $100 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सकते हैं ज़राअत से, तो आप फिर मुझे कहेंगे इसरार साहब तुम्हारा दिमाग फ़ारग है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें जो हैं ये कोई यूटोपियन थिंकिंग की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। ये मैं रियल बात कर रहा हूँ और आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मुझे भी यकीन नहीं आता था जब मैं सुनता था। देखिए एक वो कहते हैं बॉवरिज्म, ये फ्रेंच वर्ड है, उसमें से ये निकला हुआ वर्ड है। तो वो कहते हैं एग्जैजरेटेड जो होता है ना, जब आप अपने आप को एग्जैजरेट करते हैं, यानी एस्केपिस्ट डे ड्रीमिंग करते हैं, तो फिर वो ऐसे लगता है कि जैसे आप वाकई कोई दूसरी दुनिया की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बॉवरिज्म नहीं है, ये पर एडवेंचर भी नहीं है कि जी शायद ये एडवेंचर हो जाए, माइट बी, मे बी, शायद हो जाए। ये पर एडवेंचर भी नहीं है, ये रियल है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये इसलिए रियल है कि इसका मॉडल मौजूद है, ऑन ग्राउंड मौजूद है। और ये जो निज़ाम है, जो ये सोचा गया है, इसका नाम है PQNK, पिकनिक, यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी। ये जो जो हम ऑर्गेनिक फूड्स की बात करते हैं, नेचुरल सिस्टम्स की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में हो रही हैं, मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड उनकी आप जाके टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका आज हमने तज्ज़िया करना है और इन तमाम उमूर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद होंगे जो इनको एनविज़न करने वाले हैं, जिन्होंने इनका ख्वाब देखा और उस ख्वाब की ताबीर जो है, वो प्रैक्टिकली ऑन ऑन ग्राउंड हम उसकी होते हुए देख रहे हैं। एक इनकलाब है जो कि दस्तक दे रहा है पाकिस्तान में। और उस इनकलाब के लिए हमने अब अपना दरवाज़ा खोलना है, क्योंकि वो काफ़ी देर से दस्तक दे रहा है और अब हम बड़ी बदनसीबी की बात होगी अगर हम नहीं खोलेंगे। क्योंकि किसान मैंने देखा है, ख़वातीन हज़रात आप भी जानते हैं, किसान जकड़ा हुआ है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। जैसे हमारा मुल्क अभी तक आज़ाद उस सेंस में नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली तो नहीं है हम लोग आज़ाद, हमें तो बाहर से डिक्टेट किया जाता है। इसी तरह किसान भी जकड़ा हुआ है। किसान अ, आज़ाद नहीं है, उसको आज़ाद करवाना है। कैसे आज़ाद करवाएँगे? वो आज हम आपको बताएँगे कि कैसे वो आज़ाद हो सकता है। और फिर ये है कि आज का जो प्रोग्राम है इसका नाम मैंने रखा है डाउन टू अर्थ। ये ज़मीन जो जिसके ऊपर हम ये हमारी जो धरती माँ है, इसके साथ हमने बहुत ज़्यादतियाँ की और हमें उसके साथ अब डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा। हमें उसके साथ सबमिसिव होना पड़ेगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और इसका दूसरा मतलब ज़ाहिर है कि ज़मींदारी भी है, डाउन टू अर्थ इसी के लिए इसका मैंने नाम रखा है। और ये जब आप देखेंगे और बात करेंगे हम, तो आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट ये एक सिलसिला है। मैं सबसे पहले आपका तारुफ़ करवाने से पहले मेरा ख़्याल है कि मैं उनका तारुफ़ आपसे पहले करवाऊँ और आपको बताऊँ कि किस शख्सियत से आज आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा-सा बल्कि शेयर करता हूँ आपके साथ स्क्रीन को और आपको बताता हूँ कि क्या सूरत-ए-हाल है और किस मामले में मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ। ये देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये जी आसिफ शरीफ साहब हैं। आसिफ शरीफ साहब जो हैं, ये इनका तारुफ़ मैंने आपकी स्क्रीन पे कर दिया, बल्कि मैं आपको ये फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ ताकि आप मुकम्मल तौर पे इसको देख सकें। मैं इसको थोड़ा-सा पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो शख्सियत है आसिफ शरीफ साहब, ये फाउंडर चेयरमैन है और पैदावार एक इनकी ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके ये फाउंडर चेयरमैन हैं। और मैं पूरी तफ़सील में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको ये बता देता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने ये सारा सिलसिला जो है ये किया हुआ है और क्या इनका बैकग्राउंड है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बैकग्राउंड इसलिए है कि जितना भी आप इसको समझते हैं और जितना भी आप इसको उसको खंगालने की कोशिश करते जाते हैं, आप हैरानियों के एक समुंदर में दाखिल होते चले जाते हैं। ये देखें, ये आसिफ साहब जो हैं, इनका बैकग्राउंड जो है वो मार्केटिंग में स्पेशलाइज़ इन्होंने किया हुआ है, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर।
production process mechanization, forward engineering, energy and responsible citizenship. He introduced plate planters, sugarcane planters, stubble shavers, और फिर देखें sugarcane harvesters, combine harvesters, cotton picker, peanut harvester, potato planting and harvesting machines, grain silos and wide span warehousing. He also designed, ये engineer है basically, और ये इन्होंने हर चीज खुद डिजाइन की हुई है क्योंकि ये उस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं जिनका जमीन के साथ ताल्लुक है. He also designed, developed and manufactured machinery for land leveling, customized precision leveling, raised bed cropping. अब ये raised bed का भी concept हम discuss करेंगे. Precision seeding, compost banding, fertilizer side dressing, transplanting, weeding and soil aerating. अब ये soil aerating का जो concept है ये वेस्ट में तो मौजूद हम देखते हैं, इधर भी हम लोग देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह सच हमने नहीं देखा. Another hallmark of his achievement is growing rice on raised beds in moist soil. अब राइस का आपको पता है कि राइस के लिए हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा पानी की चाहिए जरूरत, तो फ्लड कर दें पूरे खेतों को फिर जाके राइस लगेगा. इन्होंने उस सारी मिथ को तोड़ दिया. A novel initiative to save water used by 70%, यानी जितना पानी हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं 70% आपका कम हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं रहेगी. Also developed 1 acre prosperity process for smallholders, financial liberation. 1 एकड़ जिसके पास है वो किस तरीके से ये सारा कुछ कर सकता है. ये मैं आपको अगर मैं पूरा करूंगा तो पूरा एक प्रोग्राम जो इसी पे चला जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम विदाउट फर्दर रिड्यू मैं आपसे तारुफ करवाता हूं जनाब आसिफ शरीफ साहब का. आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम अस्सलाम. आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया. मैं ट्रस्ट मी आई एम रियली ऑनर्ड एंड प्लीज टू हैव यू, क्योंकि मैं एक तो ये था कि मैं बड़ी देर से आपको कह रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था और आप भागते जा रहे थे, और आज मैंने आपको फाइनली पकड़ लिया. और अब हमने आपको जाने नहीं देना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि आप जो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं उसका एक तो जरा तारुफ करवा दीजिए, क्योंकि आपका तारुफ करवाते करवाते तो मेरा ख्याल है कि पूरा प्रोग्राम मेरा इसी पे चला जाएगा. जितना रिच बैकग्राउंड आपका है और जिस तरीके से आपने कंट्रीब्यूट किया है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अपने पिकनिक के हवाले से और पैदावार के हवाले से थोड़ा सा जरा बैकग्राउंडर के तौर पर बता दें. जी किसाना साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं इस वक्त इस प्रोग्राम के जरिए बहुत सारे किसानों को जो बहुत ही गुर्बत की लाइन से नीचे हैं उनको ऐसा एक तरीका काश्तकारी बताने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा, और उनको रेफरेंसेस दूंगा, और ऐसे जगह भी हम बता सकते हैं जहां हजारों काश्तकार इस तरीका काश्तकारी के जरिए बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं. नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पंजाब की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान और इंडिया और बहुत सारे और कंट्रीज में हमारे इस तरीका काश्तकारी के ऊपर बहुत सारा लोग बेनिफिट उठा रहे हैं. यहाँ तक कि इंडियन स्टेट ऑफ बिहार और उसके इर्द गिर्द की कई स्टेट जो हैं वो हमारे इस तरीके काश्तकारी से इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉस्परस स्टेट्स बन गई हैं. बदकिस्मती हमारी यह है कि हमारे जो कर्ता धर्ता हैं वो इस एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंशियली लिबरेट होने नहीं देना चाहते. ये एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है हमारे इस मुल्क में कि आप देखिए कि 70% पॉपुलेशन हमारी जो है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होने के बावजूद पूरे मुल्क में एक स्कूल, एक ट्रेनिंग सेंटर आज तक हमने नहीं बनाया. और कितनी बड़ी ज्यादती है कि आपने छोटे से छोटे सेगमेंट के लिए स्कूल, कॉलेज और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स बना दिए. कंप्यूटर का हर अड्डे के ऊपर एक कंप्यूटर कॉलेज या कंप्यूटर सेंटर आपको नजर आएगा, लेकिन ज़राअत जिस पे ऊपर 70% डिपेंडेंसी है हमारी, और सारी हमारी जो इंडस्ट्री है उसका भी दारोमदार और इन्हिसार ज़राअत के ऊपर है, वो उसको भी हमने नेगलेक्ट किया और उसके ऊपर बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए. अब पहले हिस्ट्री देखें. पहले मैं अपनी हिस्ट्री बताने से पहले अपने मुल्क और अपने खत्ते की हिस्ट्री बताना चाहता हूँ. पंजाब एरिया ऑफ 5 वाटर्स, यानी कि 5 पानियों का इलाका. मैं 103 मुल्कों की मैंने विजिट किए हैं. हर वो जगह मैंने देखी है जो देखने के काबिल है, जहां से मैं कुछ सीख सकता था. और बिलीव यू मी कि जितना खूबसूरत खत्ता पंजाब है उतना खूबसूरत खिस्सा पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है. बेसिक जो कुदरती वसाइल हैं, जिसमें फ्लैट फर्टाइल सॉइल्स हैं, जिसमें पानी की फरावानी है, स्वीट वाटर की फरावानी है, मौसम है, 4 मौसम है हमारे पास, उसके बाद मैन पावर है कितनी हमारे पास अवेलेबल, और इन सारे
चीजों के बावजूद हम इस गुर्बत की लाइन पे हैं। आप देखिए कि एक नॉन हिस्ट्री होती है और एक होती है परसीव्ड हिस्ट्री। परसीव्ड हिस्ट्री वो होती है जो हम सोचते हैं कि ऐसे हुआ होगा। अब बिल्कुल परसीव्ड हिस्ट्री में भी देखें तो पूरी दुनिया यहाँ पे आई। आप देखिए कि माइग्रेशन करके लोग कहाँ पे आते हैं, अच्छी जगह पे जाते हैं जहाँ पे रोजगार अवेलेबल हो, जहाँ पे खुराक अवेलेबल हो, मौसम अच्छा हो, माहौल अच्छा हो, लोगों के लिए एक अच्छी एनवायरनमेंट हो जहाँ पे वो शिफ्ट रहे। आप देखिए कि जितनी इन्वेजन पंजाब की हुई है पूरे खिते पूरी दुनिया में, उतनी इन्वेजन किसी और खिते की नहीं हुई। यहाँ पे वेरी क्यों लोग आए? पूरी दुनिया के लिए यूनाइटेड स्टेट जो था, पूरी दुनिया के लिए हिस्टोरिकली यूनाइटेड स्टेट जो था, वो आज का पंजाब पंजाब है। अच्छा, पंजाब में किस लिए लोग आए? खुराक के लिए। बहुत खूबसूरती। तो ये सिलसिला जो है, मेरी एंसेस्टर जो थे वो भी एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे और मैंने भी शौक किया कि मैं भी एग्रीकल्चर में कुछ करूं, क्योंकि एक ट्रेडिशनल तरीका काश्तकारी के तहत एक बड़े अरसे से सारा कुछ चल रहा था। और मैं यूनाइटेड स्टेट्स गया, वहाँ पे मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद मुझे एक बड़ी कंपनी जो एग्रीकल्चर से भी मुंसलिक थी, उसने मुझे नौकरी दी और वहाँ पे मैंने बहुत कुछ अमेरिकन स्टाइल यानी कि इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर जो अर्ली 70s में था, वो मैंने सीखा। और इन द मीन टाइम हमारे कुछ घरेलू हालात ऐसे हो गए कि मुझे वापस आना पड़ा और हमारी जमीनें जो थी वो एक बुश लैंड्स थी, यानी कि वैसे जड़ी बूटियां उगी हुई थी और झाड़ियां उगी हुई थी। तो वालिद साहब ने कहा कि हमारे खानदान में किसी ने कोऑर्डिनेशन नहीं की, तुम जाके फार्मिंग करो। और मेरा वैसे भी शौक फार्मिंग था और मैं फार्मिंग ही लर्न करके आया था वहां से। तो मैंने उस पूरे फार्म को विद इन मैटर ऑफ ईयर एंड 2 years उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फार्म इन पाकिस्तान बना दिया, जिसमें जितने भी नए प्रोसेसेस थे उसमें पोटैटो के प्रोसेस, पोटैटो की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, उसमें कॉर्न की स्प्रिंग सोइंग, उसमें सनफ्लावर, उसमें शुगर केन, उसमें कॉटन, उसमें जितने भी आप देखिए। असल में ये बात रियलाइज करने की है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी चीज के लिए प्रोसेस होता है। जहां पे भी कोई चीज एक शेप से, एक शक्ल से दूसरी शक्ल इख्तियार करती है, वहां पे एक प्रोसेस इन्वॉल्व है। और जितना अच्छा प्रोसेस आपका होगा, उतने इन प्रोसेस लॉसेस कम होंगे और आपकी प्रोड्यूस और आउटपुट क्वालिटेटिव भी होगी और क्वांटिटेटिव भी होगी। सो प्रोसेस में जब मैंने फार्मिंग शुरू की तो मैंने कहा कि मैं आलू के ऊपर काम करता हूँ। तो आलू की जो जनरल फार्मर्स थे वो तकरीबन उनकी 30-35 बोरी फी एकड़ पैदावार थी। तो मैंने जब नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और नए प्रोसेस को एंगेज किया, तो यकीन करें कि वही जमीन, वही पानी, वही एनवायरनमेंट, वही सॉयल, वही बंदे, और वो 30-35 बोरी से 130-35 बोरी पे चली गई, सिर्फ प्रोसेस चेंज करने की वजह से। मैं ये 74 की बात कर रहा हूँ और उस इलाके ये की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही गरीब इलाका था, यानी कि जहाँ पे सिर्फ 6 महीने का पानी आता था और 6 महीने के गर्मियों के पानी में ज्वार, बाजरा, चरी वगैरह की फसलें लगती थी और यही वहाँ की स्टेपल क्रॉप थी। यानी कि रोटी भी ज्वार बाजरे की लोग खाते थे और शाम को अन्न यानी कि उसको मोटा चावल बॉयल करके नमक डाल के खाते थे, और बहुत ही खुश नसीब जो होता था उसको सुबह की चाटी की लस्सी मिल जाती थी, वो डाल के खाता था। ये एक खुश नसीबी की निशानी थी उस वक्त। तो लेकिन 2-3-4 साल में वो ये हुआ कि मैंने जो एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया जो बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव था और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लोकेशन के ऊपर था जहाँ पे बहुत सारा रास्ता गुजरगा थी। तो उससे ये हुआ कि पूरा इलाका ही पाकिस्तान का टॉप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एरिया बन गया विद इन 3-4 years। लोगों, क्योंकि फार्मर्स के लिए सीइंग इज बिलीविंग, और वो उसी के ऊपर। उसके बाद जितने भी प्रोसेसेस के अलावा जितनी भी फार्म मशीनरी है वो सारी शायद ही कोई ऐसी हो चीज जो मैंने इंट्रोड्यूस ना की हो। उसमें हार्वेस्टिंग मशीनरी है, प्लांटिंग मशीनरी है, उसमें स्टोरेज का सारा सिस्टम है, उसमें और बहुत सारी जो जो सारी गैजेटरी हमने शुरू की। 2008 में मुझे एक दोस्त ने बुलाया ब्राजील में, जो एक दुनिया का सबसे बड़ा शुगर केन का फार्मर है और 2,60,000 एकड़ के ऊपर उसकी शुगर केन की काश्तकारी है और ऑर्गेनिकली वो प्रोड्यूस करता है विदाउट एग्रोकेमिकल्स। तो उसने मुझे कहा कि हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है और मुझे पता है कि जो मशीन डिजाइनिंग है तेरी हॉबी है, तो ये मेरा आगे मसला हल करो। मैंने कहा मसला क्या? कहते हैं एक बेल है जो कमाद के ऊपर चढ़ती है और हमारे हार्वेस्टर्स को चोक कर देती है।
तो आई वेंट देयर, आई डिजाइन्ड अ मशीन जो परफेक्टली वहां पे चल रही है इंशाल्लाह। तो जब मैं अपनी लास्ट लेग में था तो मैंने उसको कहा कि मुझे, मैं यहाँ पे ब्राजील में आया हूँ, पता नहीं दोबारा किस्मत में होता है या नहीं, तो मुझे अमेज़न रेन फॉरेस्ट दिखाओ। तो उसने अपना मुझे प्राइवेट प्लेन दिया, और प्राइवेट प्लेन दे के साथ 2-3 बंदे दिए, और हम जाके एक छोटी वो सी तो स्ट्रिप इतना के बड़ा है, ऊपर उसके लैंड। लिए तो वाकई प्लेन की जरूरत पड़नी थी आपको। नहीं, वो छोटा प्लेन था, 6-7 सीटर नहीं, प्लेन मैंने था। कहा वो जो अमेज़न का जंगल है वो तो खुद जी इतने जी बड़े हैं, वो तो कई मुल्कों में। जी 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 जी, वो देखिए ना, पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा उसका रकबा है, हाँ 10 गुना बड़ा। बिल्कुल सही, और सही बात। 40% ऑक्सीजन जो सारी दुनिया में आ रही है वो अमेज़न से आ रही है। तो सुभान इतना अल्लाह। बड़ा है, और 80% जो फॉरेस्ट है उसमें अभी तक इंसान नहीं पहुंच सका वहां पे, ओए 80%। होए, और उसकी लाइफ जो है 40 करोड़ साल एस्टिमेट की गई है। वाह वाह। 400 मिलियन उसकी लाइफ, और 400 मिलियन ईयर्स से वो थ्राइव कर रहा है। यानी कि हाँ, उसको देख के आप परेशान हो जाते हैं कुदरत का विदाउट नजारा। एनी इंटरवेंशन, विदाउट एनी इंटरवेंशन। विदाउट एनी डिप्लीशन ऑफ एनी रिसोर्स। यानी कि देखिए ना क्या कि बात। वहां पे तो 40 करोड़ साल से किसी ने डीएपी नहीं डाली, किसी ने खाद नहीं डाली, किसी ने फॉस्फेट नहीं डाली, किसी ने पोटाश नहीं डाली, किसी इंसेक्ट, किसी डिजीज ने वहां पे कोई मसला क्रिएट नहीं किया। और हर चीज जो है एक यानी कि उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी के साथ हर ड्राइव चीज, कर, हर प्लांट एक ही जगह पे थ्राइव कर रहा है। तो क्या वहां बात। पे मैंने मेरे ज़हन में अल्लाह ताला ने डाला कि ये देखा जाए कि हमने कौन सी गलतियां की हैं अपने एग्रीकल्चर में, जो कुदरत के निज़ाम काश्तकारी के खिलाफ हैं। यानी कि कुदरत, देखिए जी, इंसान को आए हुए तो अभी कुछ के, कोई कहते हैं कि 50,000 साल हुए हैं, कुछ हाँ, लोग कहते हैं कि 5 लाख साल हुए हैं। चलो अगर 5 लाख साल भी मान लें तो इस दुनिया में वेजिटेशन को आए हुए तो 40 करोड़ साल से ऊपर हो गए। अब 40 करोड़ साल में जो वेजिटेशन हुई उसका कोई अल्लाह ताला ने निजाम बनाया होगा ना, कि हर जगह पे अगर वेजिटेशन करानी है तो हर जगह पे अल्लाह ताला ने हर वो चीज रखी जो पौधे की जरूरत हो सकती थी। तभी तभी वेजिटेशन एनलार्ज हुई, तभी वेजिटेशन फैली। अब वो बेशक। वेजिटेशन, यानी कि पौधा वह दुनिया की चीज है जो अपनी खुराक भी खुद पैदा करता है, और सारी जानदार चीजों की खुराक पौधा पैदा करके दे रहा है। ये आप बड़ी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज बात की देखें। आसिफ साहब, ये बहुत जी इंपॉर्टेंट आपने जी बात की है कि पौधा वह चीज है जो अपनी खुराक भी बनाता है और इंडिपेंडेंटली बनाता है और दूसरों को भी देता है। दूसरों की हर जानदार चीज की जो खुराक है वो पौधा बना रहा है। आप देखिए, कोई भी चीज आप खा रहे हैं वो प्लांट मटेरियल है। कोई भी ओह, जानदार चीज, अगर आप गोश्त भी खा रहे हैं तो बकरी गोश्त अपना चारा खाती है और गोश्त बना के देती है। अगर दूध पीते हैं तो वो भी उसी सोर्स से आ रहा है। सो हर ओह, चीज जो हम खाते हैं वो प्लांट मटेरियल बना रहा है। और हमने अपने, इंसान ने बेअक्ली से समझा कि पौधों को शायद खुराक की जरूरत है, और हमने डीएपी और खादें देनी शुरू कर दी। और उससे फिर जो 50 सालों में अपने अपने निजाम को जिस तरह डिस्टर्ब किया, अब देखिए कि सारे सॉइल को हमने तबाह बर्बाद कर दिया, जिसको डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। एनवायरनमेंट हमने तबाह कर ली। क्लाइमेट के सारे जो आपके सामने आपके इश्यूज हैं, फार्मर्स की पॉवर्टी देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो खुराक हम खा रहे हैं वो खाने के काबिल नहीं है। उसमें इतने एग्रोकेमिकल्स हैं, और उसमें जो न्यूट्रिशन की डेंसिटी नहीं है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ही नहीं है उसमें। यानी कि जिस तरह हम बॉयलर चिकन खाते हैं जिसमें कोई फोग ही है, और आप बॉयलर चिकन और एक ओपन या फ्री रेंज जिसको चिकन कहते हैं या देसी मुर्गी कहते हैं, उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में। इसी तरीके से जो खुराक हम खा रहे हैं और खादों की खुराक है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, पेट तो भर जाते हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। और हमारी बॉडी में वो सारे मिनरल्स और सारी न्यूट्रिशन नहीं होती जिससे हम अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें और पेंडेमिक से अपने अपने आप को बचा सकें। आप, ये सारी बीमारियां जो आ रही हैं, आप हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, इसलिए भरे पड़े हैं कि हमारी खुराक ही नहीं ठीक है। इंडिया की मिसाल आप देखें कि पंजाब से, इंडियन पंजाब से एक ट्रेन स्पेशल चलती है, अब कंट्री जाती है, जो जिसको कैंसर ट्रेन कहा जाता है। कैंसर ट्रेन, पूरी ट्रेन लोड कैंसर पेशेंट का अब कंट्री, रोजाना एक ट्रेन चलती है। और इतनी पेस्टिसाइड और इतने केमिकल्स की वजह से हमने अपनी सारा, यानी कि सॉइल का माहौल और सॉइल का निजाम और एक जो इकोसिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ था सबको डिस्टर्ब कर दिया। और उसकी वजह से ये हमारे इस वक्त जो सारे मसाइल हैं वो इस वक्त पैदा हो रहे हैं। अब इसके लिए हमें जरूरी है कि हम नेचुरल इकोसिस्टम जो है उसके अंदर रहते हुए
اس کے ایکو سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ترقی کریں, ہم اپنے سسٹم کو امپروو کریں اور ہم اپنے پیداوار کو بہتر کریں. اب دیکھیے کہ قدرت کا جو نظام ہے اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. ہم ایگریکلچر میں قدرت کے نظام کے خلاف گئے تو آج آپ کا جو حشر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب دیکھیے کہ گریوٹی ہے کہ آپ پتھر اوپر پھینکیں گے تو نیچے کو ہی آئے گا, یہ قدرت کا نظام ہے. اب اس کو آپ نہیں کر سکتے, چینج نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو قدرت کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام وضع کیا کہ جس میں کسی انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تو قرآن آیت ہے کہ جناب آپ اونچی جگہ پہ پودے لگائیں تو وہ ڈبل پیداوار دیں گے, اور اگر می نہ بھی برسے تو اوس ہی کافی ہے. یعنی کہ dew is sufficient to produce any crop that we can grow and we want to grow. So اس سارے نظام کو تھوڑا سا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا لنک ہم برقرار رکھیں. جو چیز آپ نے بتائی کہ Amazon سے آپ نے یہ آئیڈیا آپ کو ملا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے خیال میں ڈالا, وہاں سے پھر آپ نے کس طریقے سے اس کو یعنی میٹیریلائز کرنے کا کیسے سوچا کہ بھئی یہ جو چیز ہے وداؤٹ انٹرونشن اگر اتنے 40 کروڑ سال سے سروائیو کر رہی ہے تو اب ہمیں پاکستان میں جا کے یا باقی جگہوں پہ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو آپ نے لنک کیسے کیا, اور آپ نے جو مشین وغیرہ ان کی بنا دی وہ تو ٹھیک ہے بنا دی, لیکن واپس آ کے پھر آپ نے اس کو آن گراؤنڈ کیسے ٹرانسفر کیا؟ جی کسانہ صاحب, یہ ہوا کہ میں واپس پہنچا ہی تھا تو آگے میری ایک انویٹیشن آئی پڑی تھی FAO کی طرف سے. FAO از فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف یونائٹڈ نیشن, اور ان کا ہیڈ کوارٹر ہے روم اٹلی میں. اور انویٹیشن یہ تھی کہ رائس جو ہے دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اسٹیپل کراپ بن چکا ہے, اور 1 کلو گرام چاول پیدا کرنے کے لیے ایوریجلی ہمیں 5000 لیٹر پانی خرچ کرنا پڑتا ہے یا ویسٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل جسٹ امیجن کہ 1 کلو چاول کے لیے 5000 لیٹر سویٹ واٹر ہم ویسٹ کر رہے ہیں تو 1 کلو چاول پروڈیوس ہوتا ہے. اب یہ کانفرنس تھی, یہ روم میں تھی, اور اس میں پوری دنیا کے سائنٹسٹ آئے ہوئے تھے, کارنل یونیورسٹی سے, کولمبیا سے, ڈیوس سے, انٹرنیشنل رائس انسٹیٹیوٹ سے, بہت ساری دنیا سے, یورپین یونیورسٹی سے اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے. تو وہاں پہ بہت اکیڈمک بات چیت ہو رہی تھی. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں تو پریکٹیکل آدمی ہوں اور مجھے سائنٹیفک نالج ایگریکلچر کا بھی ہے, لیکن میں مینلی ہینڈز آن فارمر ہوں. تو مجھے اس لیے اس کانفرنس میں بلایا گیا ہے کہ میں پریکٹیکل سولوشن آپ کو بتاؤں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ 3 کویسچن ہیں, ان کا مجھے آپ جواب دیجیے تاکہ میں آپ کو ایسا سسٹم بنا کے دوں جس سے ہم رائس کم پانی سے گرو کر سکیں. میں نے کہا جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پودے کو پانی کیوں چاہیے, وائی a plant needs water. دوسرا میرا کویسچن یہ ہے کہ کس پودے کو کتنا پانی چاہیے, یعنی کہ کاٹن کے پودے کو کتنا پانی چاہیے, رائس کے پودے کو کتنا چاہیے, ویٹ کے پودے کو کتنا چاہیے. اور تیسرا میرا کویسچن ہے کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کس پودے کو کتنا پانی چاہیے. یہ 3 سوالوں کا مجھے جواب دیں, میں آپ کو سولوشن دیتا ہوں. اور آپ یقین کریں کہ وہ ان میں سے شاید ہی کوئی کسی نے تھوڑا بہت بات کی ہو, لیکن answers were not satisfactory. میں نے ان کو کہا جی کہ پانی پودے کے لیے اس طریقے سے ہے جس طریقے سے ہمارے جسم میں بلڈ ہے. خون جو ہے وہ انرجی کا کیریئر ہے. ہماری باڈی کا خون کو ڈائجسٹ یا استعمال نہیں کرتی. بلڈ جو ہے معدے سے نیوٹریشن لیتا ہے, لنگ سے آکسیجن لیتا ہے, اور سارے باڈی سیلز کو دے کے واپس ریجوینیٹ ہونے آتا ہے, اور پھر وہ چکر لگاتا رہتا ہے. سملرلی پانی جو ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے. پانی بارش سے دیں یا آپ نیچے زمینی وسائل سے دیں, وہ سوائل کے اندر جو سولبل منرلز ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر ڈیزالو کر کے ایک سولوشن بناتا ہے, اور وہ سولوشن آسموسس پروسیس سے پتوں سے یعنی کہ پودے کے اوپر جاتا ہے, اور اوپر سے پتوں سے خالص پانی جو ہے ہوا میں ایویپوریٹ کر جاتا ہے, اور منرلز پودے کے اندر رہتے ہیں, جس میں جو پودا ہے کاربن کو یعنی کہ ہوا سے CO2 کو ایبزارب کرتا ہے, فوٹو سینتھسس سے جو آکسیجن ہوتی ہے اس کو ریلیز کرتا ہے تاکہ ہم سانس لیں, اور جو کاربن کا پارٹ ہوتا ہے اس کو وہ ان منرل سے مکس اپ کر کے شوگرز بناتا ہے, گلوکوز بناتا ہے, جس سے اپنی خوراک بھی حاصل کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ زمینی جو حیات ہیں ان کو بھی خوراک دیتا ہے, اور ہم سارے جو زمین کے اوپر رہنے والے ہیں ان کے لیے خوراک پیدا کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں
ये इस तरीके से चलती हैं। तो मैंने कहा जी बात यह है कि जो पानी का कतरा बारीक जड़ों से ऊपर पौधे के गया और ऊपर से उड़ा, वही पानी है जो पौधे के इस्तेमाल में है। बाकी जो पौधे के अंदर से गुजर के ऊपर से नहीं उड़ा, वो सारे का सारा पानी वेस्ट चला गया। अब उसके बाद कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि कितना पानी? अल्लाह ताला ने खुद ही हर पौधे का पत्ते का साइज जो है वो डिटरमिन कर दिया। हर पौधे का साइज जो है पत्ते का डिफरेंट है, इसलिए कि जितने पौधे की रिक्वायरमेंट है मिनरल अपटेक की, उतना साइज पौधे का, ताकि उतना पानी इवेपोरेट हो। जब पानी इवेपोरेट होगा तो उतने मिनरल्स ऊपर जाएंगे। तो ये एक निजाम अल्लाह ताला ने बनाया। अब चावल का अगर पौधा देखें तो उसका पत्ता बहुत ही बारीक है, और फिर वो चावल हम उस वक्त काश्त करते हैं जब हवा में नमी का रेशो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इवेपोरेशन लॉसेस बहुत कम होते हैं। सो चावल का पौधा मिनिमम पानी उसकी जरूरत है, यानी कि उसको तो वीट से भी और हर मरहल में हर फसल से कम पानी अगर किसी को चाहिए तो राइस के पौधे को चाहिए। सो इसके ऊपर जब बातचीत हुई तो एफएओ ने मुझे कहा जी कि आप प्रोजेक्ट इसका डेवलप करके दें, और मैं वापस आया। मैंने उनसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए, मैंने यहाँ पे आगे फिर प्रोसेस डेवलप किया। उसमें हमने कहा जी कि हम ड्राई सॉइल के अंदर चावल के नर्सरी को जो 10-12 दिन की होगी उसको ट्रांसप्लांट करेंगे ड्राई सॉइल में, और उसके लिए मशीन बनाई जो होल पंच करती थी और होल में 110 मिलीलीटर पानी डालती थी, और एक एक हम सीडलिंग जो होती वो गिराते जाते थे। और उसके बाद जब रिजल्ट निकले तो 71 डेज के बाद मैं फार्म पे गया, देखा तो आई वाज टोटली एस्टोनिश्ड कि हर पौधा जो है वो किसी पौधे के भी टिलर जो है, यानी कि शाखें जो है उसकी, वो 100 से कम नहीं थी। नॉर्मली 10-12 से ज्यादा शाखें नहीं होती पौधे की। तो मैंने जब डरते डरते अपने जो जितने भी वो उस कॉन्फ्रेंस में लोग थे उनको ईमेल की, वो एक ग्रुप बना हुआ था, तो उन्होंने कहा इज इट आर यू श्योर? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल, आई स्पेंड होल डे इन माय फील्ड सिर्फ इसको डिटरमिन करने के लिए कोई मैं गलती तो नहीं कर रहा कहीं पे। तो आके देखा तो सारी दुनिया फिर यहाँ पे आई, और ये 2008 की बात है, सारी दुनिया यहाँ पे आई और उन्होंने आके देखा, और वाकई ही वहां पे फिर एक नई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि चावल के पौधे को पानी बहुत ही कम चाहिए। और ये इंसिडेंटली ये हुआ कि चावल का पौधा उन एरियाज में ग्रो होता था जो लो लाइंग एरियाज थे, जिनको हम मार्शलैंड या स्वैम्प एरियाज कहते हैं, और बरसात में पानी आगे इकट्ठा हो जाता, तो वहां पे आके इस पौधे ने अपने आप को उस सिचुएशन में अडॉप्ट कर लिया। घास था, इसने अपने आप को उस कंडीशन में अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उस कंडीशन में रहते हुए उसको 70% अपनी एनर्जी अपनी सर्वाइवल के लिए लगानी पड़ रही थी। जब इस स्ट्रेस से उसको हमने बाहर निकाला तो उसकी प्रोडक्शन डबल से भी ऊपर चली गई, और पानी की 80-90% से हो गई। तो ये एक 2008 का एक्सपेरिमेंट है जो बहुत ही वेल रिपोर्टेड हुआ, और उसके बेसिस के ऊपर इंडिया और बहुत सारे अमेरिकन कॉर्नेल ने बहुत सारे इसके ऊपर बातचीत हुई। तो उसके बाद हमने कहा जी कि वो एक काम तो हमने कर दिया कि अपलैंड क्रिएट कर दी, यानी कि जो अमेज़न में 4 चीजें हमने सीखी वो ये थी कि ऊंची जगह पे सब्जा है और नीची जगह पे पानी है। अल्लाह ताला ने भी जमीन इस तरह बनाई, ऊंची जगह पे सब्जा था, नीची जगह पे पानी और एक्वेटिक लाइफ थी। सो जो ऊंची जगह थी वो सारे का सारा आप समझे कि रेस बेड था, क्योंकि स्लोप्स थी, ऑटोमेटिक नेचुरल स्लोप्स बनी थी, और उन स्लोप्स के ऊपर पानी जो है वो जितना पानी एब्जॉर्ब होना हो गया, बाकी रन ऑफ करके नदी नालों से बह के समुद्र में चला गया। अब पानी के लिए, यानी कि सॉइल और पौधा जो है डिजाइन ही नहीं हुआ पानी की इनंडेशन के लिए, यानी कि ये डिजाइन ही नहीं हुआ पानी की इनंडेशन के लिए। इसको मौत पड़ जाती है क्योंकि सॉइल से एरेशन निकल जाती है, और उसकी वजह से वो उसके सारे मसाइल पैदा होते हैं। सो ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, इसको हमने ये कहा जी कि जब रेस बेड हमने बना दिए तो हमने कहा कि जी एक जो चीज है वो तो हमने अचीव कर ली जो कुदरती थी, यानी कि कुदरती निजाम काश्तकारी के 4 हिस्से हैं, एक हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा हिस्सा ये था कि जमीन सॉइल को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। करोड़ों सालों से सॉइल को प्लॉइंग नहीं की, किसी ने हल नहीं चलाया, किसी ने कुछ नहीं किया, सॉइल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सो दैट वाज द सेकंड पार्ट, और उसके लिए हमने मशीनें डेवलप की कि हम ऐसी मशीन बनाए जो जमीन को डिस्टर्ब किए बगैर ही हमें नेक्स्ट क्रॉप की प्लांटिंग कर दे। सो उसको
उसको हमने कामयाब किया। इसके बाद तीसरी जो चीज थी कि आपको देखा होगा कि नेचुरल जहां पे भी वेजिटेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा काश्तकार तो अल्लाह ताला की जात है। आप इस बड़े काश्तकार ने कोई निजाम बनाया था तो काश्तकारी की ना जी, और उस काश्तकारी को खुद तो नहीं आगे उन्होंने किया, अल्लाह ताला ने हजारों करोड़ों किस्म के जी पैदा किए जो उस काश्तकारी को उनके बिहाफ पे कर रहे थे, उनकी 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 यानी कि जिस तरह उनको प्रोग्राम किया गया था। तो सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो जो सस्टेनेबल फॉर्म में मिनरल्स पड़े हुए हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने जब जमीन बनाई तो हर इंच ऑफ सॉइल में हर वो मिनरल रखा जो पौधे की जरूरत थी, लेकिन वो सस्टेनेबल फॉर्म में रखा। सस्टेनेबल फॉर्म वो होता है कि जो खराब नहीं होता टाइम टाइम पीरियड में। यानी कि आप देखिए कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के इफेक्ट आ सकते थे, टाइम के इफेक्ट आ सकते थे, वेदर चेंजेस के इफेक्ट, सारे इफेक्ट से महफूज करके उन्होंने वो मिनरल्स रखे ताकि पौधे की जो है परवरिश होती रहे फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स टू कम। अच्छा, उस यानी कि इसी तरीके से है कि घर में हमने गंदम की बोरी रखी हुई है, हम रोटी पका कर नहीं रखते, हम गंदम क्योंकि सस्टेनेबल फॉर्म में पड़ी हुई है उसको रखते हैं, फिर जितनी जरूरत होती है 8-10 दिन का वो आटा पिसा के रखते हैं, फिर एक दिन की जितनी जरूरत है उतना आटा गूंथते हैं, फिर एक डंग की कहते हैं ना जो रोटी है वो हम पका के उसको बच्चों को देते हैं, सबको देते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो माँ का रोल था वो सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स थे उनको दिया, और वो माइक्रोब्स का रोल ये था कि वो सस्टेनेबल फॉर्म में जो मिनरल्स पड़े हुए हैं उनको प्लांट अवेलेबल फॉर्म में पौधे की जरूरत के मुताबिक बैलेंस एंड प्रोपोर्शनली दे उनको। हर चीज यहाँ पे कुदरत ने बैलेंस रखी और प्रोपोर्शनेट रखी, यानी कि जब भी आपके बैलेंसेस खराब होते हैं तो सबसे मतलब आपकी खातून खाना आलू गोश्त बना रही हैं, आप बाहर से 4 चम्मच उसमें नमक के डाल दें तो प्रोपोर्शन आउट हो गया, वो खाने के काबिल नहीं रही चीज। तो जब पौधे को बनाया गया तो पौधे की क्या जरूरियात हैं उसको सिर्फ माइक्रोब्स को बताया गया कि पौधे की ये जरूरियात है भाई, इंसान को नहीं बताया गया, बिकॉज इंसान वाज नॉट मेंट कि वो पौधे को पाले, पौधे ने इंसानों को पालना था, पौधे ने इंसानों को पालना था, यानी कि पौधा सोर्स ऑफ फूड था, हमने सोर्स अपना फूड नहीं पौधे को देनी थी, रिवर्स हो गया सारा काम। सो पौधे के जो मिनरल्स थे उन्होंने प्रोपोर्शनेट और बैलेंस फॉर्म में मिनरल्स देने थे जिससे पौधा जो है उसका अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और बेसिकली आसिफ साहब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि किसी भी किस्म की इंटरवेंशन जो इंसान ने देनी शुरू की पौधे को वो उसको जरूरत नहीं थी। जी बिल्कुल, देखिए ना जब 5000 साल पहले हुआ ये, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में भी जाता हूँ कि इंसान ट्राइब्स में था और ट्राइब्स अपने आप को वहां पे लोकेट करते थे जहां पे जंगल था, क्योंकि जंगल से ही फूड हासिल करते थे और पानी करीब था जहां पे पानी से मछली वगैरह और पानी की जरूरियात पूरी करते थे। अब जब देखा कि उस वक्त इंसान के पास वो वेपन्स नहीं थे कि जिससे वो अपने जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको विथस्टैंड कर सके, तो होता यह था कि जितने भी पोटेंट मेल्स होते थे वो खुराक की तलाश में मारे जाते थे और बहुत कम पॉपुलेशन पोटेंट मेल्स की होती थी ट्राइब्स के अंदर, ज्यादा बच्चे होते थे, औरतें होती थी और बहुत थोड़े बूढ़े और बहुत थोड़े आपके जवान होते थे। तो कुदरत का एक निजाम है कि पौधों की प्रोपोगेशन किस तरीके से हुई। जब देखिए ना पौधे यहाँ पे एक आध पौधा अल्लाह ताला ने फेंका होगा, उसको फिर ऐसा ऐसा प्रोपोगेट किया, उसकी डाइवर्सिफिकेशन हुई सारा। सो उसका एक निजाम रखा कि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनके सीड इतने लाइट वेट हैं कि हवा से ड्रिफ्ट करके वो सैकड़ों मील दूर चले जाते हैं और वहां पे जाके उगते हैं और वहां पे एक नई पैदावार शुरू हो जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं जो इस तरह बस्ट करके सीड इस तरह खिल जाता है और पानी के वॉल्यूम के साथ वो सारा चल जाता है। और फिर तीसरी है कि फूड लगा दी, खुराक लगा दी किसी न किसी परिंदे की, किसी बंदर की, किसी इंसान की, एक सीड के इर्द गिर्द खुराक लगा दी, उसने वो फ्रूट तोड़ा और वो खुराक खाई और जो अपना सीड था कहीं दूर जाके फेंक दिया, वहां पे पौधा हो गया। सो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम था। तो ये ट्राइब्स जो थे, जब ये ट्राइब्स
ने देखा कि जो हम खुराक खा के बीज बाहर फेंकते हैं वहां पे उसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। तो उनके ज़हन में आया कि क्यों ना हम बजाय इसके कि मारे मारे जंगलों में फिर के खुराक तलाश करते हैं, क्यों ना हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक जगह पे अपनी खुराक जो है वो उसको उगा लें, ताकि हम डेली जो हमारी मौतें होती हैं उससे बच सकें। तो दिस वाज स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। और उस वक्त जो एग्रीकल्चर शुरू हुआ उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि बीज को जमीन के अंदर बरी करना, क्योंकि बीज को उगने के लिए मॉइस्चर चाहिए और वार्मथ चाहिए। दो चीजें होंगी तो सीड उगेगा। तो वार्मथ तो मौसम के हिसाब से सूरज ने देनी है, लेकिन जो मॉइस्चर है वो सॉइल से अटेन करना है सीड ने। तो इसको बरी करना जरूरी था, क्योंकि अगर ऊपर फेंकते थे तो परिंदे परिंदे सीड को उठा के ले जाते थे, कीड़े मकोड़े, और बरी किया। सो दिस वाज स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। और इस सिस्टम को जो आज से 5000 साल पहले या इससे भी ज्यादा अरसे से शुरू हुआ, जब इंसान अपनी तरक्की के मंजिल पे पहुंचा, लेट्स से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब इंसान ने समझा कि हम बहुत ज्यादा अकलमंद हो गए हैं, तो बजाय इसके कि ये रिवर्ट करता अपने आप को कुदरती निज़ाम काश्तकारी को जाके समझता और उसको समझ के एक प्रोडक्शन एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप करके आगे बढ़ता। ये करने की बजाय जो बद्दू ने, उस जंगली ने आज से 5000 साल पहले जमीन को खोद के बीज लगाने का सिलसिला शुरू किया, उसको ही अगमेंट करना शुरू कर दिया। यानी कि वो तो थोड़ा सा स्क्रैच करके बीज लगाता था, इन्होंने प्लॉज बना लिए। मैं जो मोल्ड बोर्ड प्लॉज हैं या डिस्क प्लॉज हैं या जमीन को डिस्टर्ब करना, मैं इनको कहता हूं कि दीज आर द इन रियल सेंस वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सब तबाही जो है वो इन्होंने की है, ये जिन्होंने जमीन को उल्टाया, इन इंप्लीमेंट्स ने तबाही की, जिन्होंने जमीन को उल्टाया, सारे माइक्रो तबाह कर ली। अब इससे ये हुआ कि ये फूड वाला बात तो एक अलग है, क्लाइमेट में सबसे बड़ा जो इशू है इस वक्त, इनको समझ नहीं आ रही, वो है हाइड्रोलॉजी का। यानी कि करोड़ों नहीं अरबों टन एक्स्ट्रा पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, क्योंकि बारिश होती है, पानी जमीन में जज़ब नहीं हो रहा। आपने देखा होगा कि पहले, आज से 20 साल पहले 20 फुट पे पानी जहां पे था, आज वहां पे 200 फुट पे चला गया है। वो जो सारा पानी है, वो कहाँ गया? इट्स ऑल इन एटमॉस्फेयर। बिकॉज जब बारिश होती है तो पानी जमीन जज़ब नहीं करती, क्योंकि हमने जमीन के जो पोरोसिटी है उसको खत्म कर दिया, और पानी वापस जाकर एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ये सारे जो आपके साइक्लोन्स आ रहे हैं और इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। अब जब तक हम सॉइल सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, हमारी क्लाइमेट भी ठीक नहीं हो सकती, और ना ही हमारा एग्रीकल्चर ठीक हो सकता है, और ना ही हम सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। ये जो आपने बात की है आसिफ भाई, ये बेसिकली आपने पैराडाइम शिफ्ट करने की बात की है। जो हमारे जो पैराडाइम्स हैं, आपकी गुफ्तगू से तो ये लग रहा है कि सारे के सारे ही फॉल्टी थे, सारे के सारे हमने गलत काम किए। जिसको आपने एक बहुत बड़ा लफ्ज यूज किया है और आपने कहा कि ये वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो थे, इनकी वजह से हमने, अब देखें ना, हमें तो ये पता है जी कि जमीन को आपने हल चलाने हैं पहले, यानी मॉडर्न ट्रैक्टर्स वगैरह से पहले आपको पता है बैलों के साथ हल चलाया करते थे लोग। तो क्या वो सारा के सारा सिस्टम जो उस वक्त भी था बैलों वाला भी, वो भी गलत था, वो भी मतलब फ्रूटफुल नहीं था, उसका भी कोई फायदा नहीं था? जी बिल्कुल ऐसे ही था कि क्योंकि हमें उस वक्त सॉइल साइंस का पता ही नहीं था, हमें साइंस का पता ही नहीं था। हमने तो उस बद्दू को देखा कि वो बीज जो है वो इस तरह अपना कोई कस्सी सी लेता है, उससे वो, या पत्थर की कोई चीज लेता है, उससे वो मिट्टी करके तब बीज डुबा देता है। जब हमारे जो कुछ एनिमल्स को हमने डोमेस्टिकेट कर दिया, तो हमने बजाय के मैन पावर यूज करते, हमने एनिमल पावर यूज करनी शुरू कर दी। उसके पीछे मुन्ना हल बनाया, और उसका मकसद जो सिर्फ 2-3 इंच जो है जमीन स्क्रैच करता था, उसमें छटा दिया और स्वागा फेर दिया। यानी कि मिनिमम हम सॉइल की डिस्टर्बेंस उस वक्त करते थे, 2-2.5 इंच से ज्यादा वो नीचे हल जाता ही नहीं था वो, और उसको लगा के। और एक पॉपुलेशन भी हमारी बड़ी थोड़ी थी, इसलिए ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हमने फेस नहीं की। 1958 जो है ईयर, इसको हम बॉर्डर लाइन ईयर कहते हैं, यानी कि उसके बाद सारे इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए 1958 के बाद। तो उसके बाद वही जो बद्दू कर रहा था, या हमारे बुजुर्ग कर रहे थे आज से 80 साल 50 साल पहले, उसी को हमने आगमेंट कर दिया। बजाय कि भाई हम जाके समझें कि जो 40 करोड़ साल से एक निजाम काश्तकारी एक सक्सेसफुली चल रहा है,
उसको जाके समझें, उसको देखें, उसको अपने यूज में लेके आए, और उसको उसके अंदर रहते हुए हम कोई चीज अगर इम्प्रूव कर सकते हैं तो करें। तो हमने वो उसको बंदूक के पीछे लग गए। अब ये मौजूदा साइंस जो है बिल्कुल टोटली जो है ये रिडंडेंट है, ये ऑब्सलीट है, और इसकी वजह से ये सारी खराबी हुई है। वो किसी अमेरिकन डेविस यूनिवर्सिटी की हो या कार्नेल यूनिवर्सिटी की हो या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट की साइंस हो, इस वक्त सारी, और ये साइंस जो है इसको ड्राइव किया इन मल्टीनेशनल कंपनीज ने जो खादें बेच रहे थे, क्योंकि उनके मफाद में था कि सॉइल सिस्टम खराब हो तो खादें बिकनी शुरू हो। अगर घर में किचन चल रहा है तो फिर बर्गर कौन खरीदेगा भाई? बर्गर सेल करने के लिए आपको घर के किचन बंद करवाने पड़े, वो किसी भी तरीके से आपने बंद करवाए। अमेरिकन या जापानीज सोसाइटीज में ओवरलोड कर दिया, ओवरवर्क कर दिया लोगों को, और उनके पास टाइम ही था कि घर के खाना पकाएं, और वो उन्होंने कुक फूड, जो प्री कुक फूड है, उसको खाना शुरू कर दिया, जिसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, जिसमें आपको पता ही है कि क्या। तो यही बेसिकली आप ये कह रहे हैं आसिफ भाई, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वी हैव टू गो बैक टू द नेचर, जो इकोसिस्टम, जो आपने, बल्कि एक इकोसिस्टम साइंस आपने जो है वो आपने इंट्रोड्यूस करवाई है। आपका बेसिक नुक्ता नजर ये है कि हमें वही अमेज़न की तरफ जाना पड़ेगा, हमें वही पैराडाइम लेके जाना पड़ेगा जिससे 40 करोड़ साल से ये सिलसिला चल रहा है। अदरवाइज अगर नहीं करेंगे तो जितना नहीं करेंगे उतना हम अपना नुकसान कर रहे हो। इज दैट राइट? जी बिल्कुल। अमेज़न तो देखो ना, ये एक एग्जांपल दी है। अब अमेज़न के अलावा अरबों एकड़ रकबा जो है नेचुरल वेजिटेशन में है। नेचुरल वेजिटेशन में जो रकबा है उसमें 4 चीजें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि पानी की इनंडेशन नहीं होती, जमीन हम डिस्टर्ब नहीं करते, जमीन नंगी नहीं होती किसी तरह से ताकि रेडिएशन ना हो और सॉइल टेम्परेचर इंक्रीज ना करे। अब सॉइल टेम्परेचर जो हम हल चला के जमीन छोड़ते हैं तो उसमें हीट अब्जॉर्ब होती है, और वो हीट की वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सारे रिलेटेड एग्रीकल्चर के। और चौथी है बायोडाइवर्सिटी। बजाय इसके कि ये जी खेत है इसमें सिर्फ गंदम लगेगी, हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी करें, उसमें बाग के पौधे भी लगाएं, उसमें बाकी चीजें भी लगाएं, ताकि हमारी एक ही एकड़ में से एक जो रूरल हाउस होल्ड है अपनी सारी जरूरियात को पूरा कर सके। तो ये सारी 4 चीजें जो हैं हमें नेचर से सीख के उसके मुताबिक उसके अंदर रहते हुए, देखो उसके अंदर रहते हुए बहुत कुछ हमने किया, यानी कि उसके अंदर रहते हुए बहुत कुछ किया। क्या बहुत कुछ किया? हमने लर्न किया कि किस पौधे को कितनी स्पेस चाहिए आइडियल प्रोडक्शन के लिए, सॉइल के नीचे, सॉइल के ऊपर कितनी स्पेस चाहिए। मसलन अगर मक्की का पौधा है तो हम कहते हैं जी कि 9 इंच उसको स्पेस चाहिए सॉइल के नीचे, ताकि उसका रूट सिस्टम बड़े अच्छे तरीके से लार्ज हो सके, और ऊपर भी उसको ताकि उसको पूरा प्रॉपर सॉइल। इसी तरीके से सारी प्लांट्स की जो है हमने निकाला कि कितनी उसकी प्लांट पॉपुलेशन आइडियल प्रोडक्शन हमें देती है। और उसके बाद हमने कहा जी कि सोचें कि किस तरीके से बगैर जमीन को डिस्टर्ब किए हुए हमने बिजाई किस तरीके से करनी है, और फिर हमने रेज बेड के ऊपर प्लांटेशन किस तरीके से करनी है, क्योंकि रेज बेड के ऊपर प्लांटेशन करने के लिए ये है कि हम किस तरीके से मॉइस्चर पहुंचाएंगे सीड को जर्मिनेशन के लिए। वो एक साइंस, एक अलग साइंस है, उसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, सारा कुछ इन्वॉल्व है। तो वो, और उसके बाद ये है कि जमीन के ऊपर, बेड्स के ऊपर प्लांट रेजिड्यू पड़ा हुआ है पिछली क्रॉप्स का, और उसके अंदर उस प्लांट रेजिड्यू को डिस्टर्ब किए बगैर हमने प्लांटिंग किस तरीके से करनी है। ये सारे विद इन इकोसिस्टम रहते हुए हमने सारी डेवलपमेंट्स की हैं, और ये डेवलपमेंट अब इस वक्त तकरीबन सारी क्रॉप्स के लिए पूरी हो चुकी हैं। और इसमें इस वक्त अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाएं तो तकरीबन 20,000 फार्मर्स हमें फॉलो कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे कोई 50 के करीब व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उनमें हम डेली बेसिस के ऊपर, मैं तकरीबन अपना 16 घंटे लगाता हूँ फार्मर्स की एजुकेशन के लिए। मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पे कि हमारी इस सारी जो काविश है इसमें कोई कमर्शियल एंगल नहीं है, कोई चीज ना हम बेचते हैं ना कोई चीज हम खरीदते हैं, ये सारी सर्विसेज हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बिल्कुल कतई तौर पे हम किसी किस्म का कोई चीज ना गवर्नमेंट से, ना प्राइवेट सेक्टर से, ना किसी एनजीओ से, ना किसी डोनर से, किसी चीज से, ये सारी हमारी अपनी काविश है। और ये मैं मोस्टली जो सारा पैसा जो है मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, और उसके बाद अब प्रोपगेशन के ऊपर। तो ये एक रफाई एक काम हम कर रहे हैं, इसमें किसी किस्म का कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। इसके ऊपर मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा था कि ताकि कोई ये ना समझे कि मैं कि शायद कोई चीज भेजने के चक्कर में, कोई आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट तो
मैं समझता हूँ कि अगर हो भी तो कोई इसमें शक नहीं है कि इंसान के पर्सनल इंटरेस्ट होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आपकी पूरी की पूरी फिलॉसफी में देख रहा हूँ, बल्कि ये पेज भी हम आपका पैदावार जो है वो इस पे फेसबुक पे जो है वो दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से ये जो आपने फोटो लगाई हुई है और जिस तरीके से ये भरपूर किस्म की एक निशानी दिखा रही है हमें कि कितनी भरपूर फसल हुई हुई है, मुझे ये बताएं आसिफ साहब कि जो आपने मॉडल बताया है, ये मेरे मेरे तो कानों में से हवा निकाल दी आपने, और जो धुआं पता नहीं क्या क्या हरारत जो मुझे महसूस हो रही है, यानी पूरे का पूरे पैराडाइम्स आपने उड़ा के रख दिए। और आपने कहा जी कि पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं है, खादों की जरूरत नहीं है, पानी उतना जितना आप लगा रहे हैं उतनी की जरूरत नहीं है, और सबको सब आपको ये कह रहे हैं बैक टू द नेचर जाएं। और जो आपका PQNK वाला पिकनिक वाला कॉन्सेप्ट है उसका भी जरा थोड़ा सा आपने बताया तो है, लेकिन थोड़ा सा उसको PQNK पिकनिक वाला भी थोड़ा सा बता दें ताकि लोगों को पता चले कि ये है क्या। अच्छा, ये जो तस्वीर है मैं इसकी बताता जाऊं कि ये गंदम है लगी हुई, ये जो तस्वीर आप शो कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और आप यकीन करें कि इस गंदम में सिर्फ 3 किलो बीज इस्तेमाल हुआ है। यानी कि नॉर्मली फार्मर जो है 40 से 60 किलो बीज फी एकड़ इस्तेमाल करता है, इस गंदम के में सिर्फ 3 किलो बीज इस्तेमाल, यानी कि 62,000 गिन के ग्रेन जो हैं वो हमने इसमें बिजाई की है। और कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, सिर्फ 2 फरोज में पानी, ये जो खेलियां नजर आ रही हैं इनमें पानी, और इस जब खेली में पानी लगाते हैं तो वैसे ही 90% पानी की सेविंग हो जाती है। सो 90% लेस वाटर। और ये पंजाब गवर्नमेंट जो कहती है कि जी हमारा 1560 रुपए कॉस्ट आ रही है 1 एकड़ 1 मन गंदम प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर को, तो मैं कहता हूं कि मुझे ठेका दे दे यार, 400 रुपए मन में मैं आपको प्रोड्यूस कर देता हूँ। 1560 रुपए कहाँ पे, मैं 400 रुपए मन में आपको प्रोड्यूस कर देता हूँ। इसमें मैं जमीन का ठेका भी शामिल कर रहा हूँ। अगर जमीन का ठेका शामिल ना किया जाए तो लेस देन 100 रुपीज में आपको गंदम ग्रो करके दे देता हूँ जितनी चाहिए। और वो गंदम वो होगी जो ऑर्गेनिक प्लस होगी। ऑर्गेनिक प्लस का मतलब यह है कि जो कन्वेंशनल गंदम की कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में वो $200 पर टन है जी, $200 पर टन है। जो ऑर्गेनिक प्लस है उसकी $600 पर टन से ऊपर कीमत होगी। हम सिर्फ एक ही फसल को पकड़ लें तो आप कह रहे हैं 100 बिलियन। मैं कहता हूं कि हमारे पास पोटेंशियल तो 1000 बिलियन का है। हम कैच तो करें उस पोटेंशियल को, किसी तरफ तो लगे। क्या तो बात। ये अच्छा, बात है बेसिकली ये जो आपने बात की है, जो मैंने शुरू में भी कहा था $100 बिलियन की, हमारे जो कर्जे हैं ये तो मतलब इसका मतलब है कि अगर हम ये आपके मॉडल पे आ जाएं तो ये तो हम, मेरा ख्याल है कि 3-4 साल के अंदर अंदर जो है हमारे कर्जे उतर जाएंगे, हमारा मुल्क जो है उसका GDP पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। और खास तौर पे जो काश्तकारों की आजाद होने की बात मैं कह रहा हूँ, तो ऐसा आसिफ साहब आपको पता है कि वहां पे लोगों की हालत क्या है, यानी किसानों की कमर टूटी हुई है। बेचारों के पास एक फसल की पैसे आते हैं तो दूसरी के ऊपर लगा देते हैं, उसके जाते हैं तो तीसरी पे लगा देते हैं। उनके पास अपने लिए उनका लाइफ स्टैंडर्ड देखें, बेचारे जकड़े हुए हैं। तो इस सिस्टम के तहत तो हम उनको बिल्कुल आजाद कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ये जो वेब पेज दिखाया है इसके ऊपर मैं एजुकेशन के जो चीजें होती हैं वो तो डालता ही रहता हूँ, लेकिन टेस्टिमनीज फार्मर्स के अपने कमेंट्स में डालता हूँ कि उनकी आवाज सुने फार्मर्स की, जिन्होंने फाइनेंशियल लिबरेशन हासिल की, और उनकी आवाज में जो शोखी और जो मोहब्बत मेरे लिए और इस निजाम के लिए है, आप जरा सुन के तो देखें उनको कि क्या कह रहे हैं फार्मर्स। ये एक आध फार्मर की बात नहीं, ये हजारों की मैं बात कर रहा हूँ। हजारों फार्मर ये देखें ये क्या कह रहे हैं आपको। ये कह रहे हैं भाई हमारे लिए तो आप मसीहा हैं। इंडिया वाले कहते हैं जी आप हमारे लिए तो उतार की जगह पे आ गए हैं। सो ये बात ये है, ये इसलिए है कि जो फाइनेंशियल, देखो गुर्बत किसी सबसे इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी घर की आपने गुर्बत दूर कर दी, किसी घराने की आपने गुर्बत दूर कर दी। जब गुर्बत दूर कर गई तो माँ और बाप को दवाई के पैसे भी मिल गए, उसकी दवाई भी मिल गई, उसको खुराक भी अच्छी मिल गई, बच्चों को तालीम भी मिल गई, घर भी अच्छा हो गया, खाना भी अच्छा हो गया, हर चीज आपकी सुधर गई और आपकी डिपेंडेंसी ऑन द सिस्टम खत्म हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहता हूँ रफाई काम है वो ये नहीं है कि आप
जो जिस तरीके से अपना प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है जी, ये पैसे बांट रही है, ये तो एक आप लोगों को फकीर बना रहे हैं। इसको बकायदा हुनर देना चाहिए लोगों को, तो वो स्किल्स ऐसी दें। और हम देखिए, हम तो जितनी आपकी इस वक्त 30-40% जो पॉपुलेशन है 30 एज ग्रुप से नीचे, उन सबको हम अल्लाह की मेहरबानी से रोजगार भी दे सकते हैं, अच्छी लाइफ भी दे सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उनको एजुकेशन दें, मोटिवेट करें और उनको ट्रेनिंग दें। और फिर इतनी एक्स्ट्रा सरप्लस हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि पहली तो बात यह है कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है वो पहली बात है। उसमें इस साल हमारी 80% जो गार्लिक इंपोर्ट हो रहा था चाइना से, वो सब्स्टिट्यूट मोर और लेस हो गया है। आप उसके देखें जरा हमारी वेब पेज पे कि कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं कि हमने, यानी कि जहां पे 30-40 मन गार्लिक होता था, पैदा होता था 1 एकड़ में से, वहां पे 250-300 मन पे चले गए हम। और विदाउट एनी इंटरवेंशन, विदाउट खाद, विदाउट स्प्रे, विदाउट वाटर इवन, और विदाउट गोडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, गोडी बहुत करनी पड़ती थी उसके बगैर। तो इसी तरीके से जब हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम शुरू किया हुआ है, उसके बाद हम एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट करें। जब एक्सपोर्ट सरप्लस आप क्रिएट करेंगे जनाब, तो आपकी जो आप 4-5 सालों की बात करते हैं, गिवन अ चांस, यानी कि चांस की मुझे किसी ओहदे की जरूरत थी। यहाँ पे मैंने इनसे कहा जी कि आपको क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंपनीज बनानी पड़ेंगी, ताकि हम जो है इसको प्रोग्राम प्रोडक्शन कर सकें, जिसको हम कहते हैं कि रेगुलेटेड जो प्रोडक्शन कर सकें, ताकि हमें पता हो कि ये जो प्रोड्यूस है इसको हमने पहले ही किस कस्टमर को हमने सेल करना है, कहाँ पे ये यूज होगी। तो ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन जब तक हम नहीं करेंगे और उनकी सर्टिफिकेशन करा के इंटरनेशनल मार्केट में हम एक ऑर्गेनिक प्लस के तौर पे नहीं मार्केट करेंगे, तो उस वक्त तक हमारा गुजारा नहीं है। देखिए, आपकी पिछले 20 सालों में सारी प्रोडक्शन इतनी डिक्लाइन हुई है, वो किस लिए हुई है कि ना हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है, ना हमारी क्वालिटी ठीक है। दो चीजें आप ठीक कर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और खास तौर पे जिस तरह का आपने ये मॉडल बताया है, अगर जिस तरह हमारे मुल्क में माफियाज का रूल है इस वक्त, और हम देखते हैं कि हर चीज के अंदर आप ईंट उठाते हैं नीचे से 10 माफियाज निकल आते हैं, तो ये हसीन साहब, ये तो आपको कामयाब नहीं होने देंगे। ये तो कभी जिनके अरबों रुपए आ रहे हैं वो तो इस मॉडल को नहीं चलने देंगे। देखिए जी, मैं 44 साल से जंग लड़ रहा हूँ। बहुत सारे मुश्किल वक्त मेरे माफियाज ने मेरे ऊपर क्रिएट किए, बहुत सारे मसले हुए, लेकिन मैं एक डेडिकेटेड आदमी हूँ, मैं गिव अप करने वाला आदमी नहीं हूँ। तो अभी भी मैं यानी कि नेशनल लेवल के ऊपर, फोरम्स के ऊपर, मैं हर जगह कंडेम करता हूँ उनको, सारे सिस्टम को, और प्रमोट करता हूँ। अब पिछले कई सालों से मैं met several times with the Prime Minister, और उसके बाद जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनमें सबको, यानी कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर भी सारी मेरी कंसल्टेशंस जारी हैं। बहुत सारी रेजिस्टेंस हो रही है, लेकिन एक होता है ना थ्रेशोल्ड लेवल। अब थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच चुके हैं, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो ये खाई में गिर जाएंगे, सारे ही मर जाएंगे। आपने देखा कि टेस्ला आई, उसने कामयाबी हासिल की इन स्पाइट ऑफ द अपोजिशन फ्रॉम एवरी अदर कार मेकर। इसी तरीके से ये हो रहा है इस वक्त। अब वो वक्त आ गया है कि आपको ये सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी चॉइस। ये जिंदगी और मौत का मसला है। और इंतजार कर लेंगे जी, आप 6 महीने और इंतजार कर लें। इतनी इसकी ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन इतनी सख्त है। ये तो मैं इनसे कहा कि आपने ना की। जी प्लीज। जी, मैं वही कह रहा था कि ये तो जिंदगी मौत का अगर मसला है, तो फिर मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर कुछ प्रॉब्लम्स ही हैं या उनकी लिमिटेशंस भी हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसका तरीका दूसरा ये नहीं है कि नीचे से इतना प्रेशर डाल दिया जाए, लोग खुद इसके लिए इतने तैयार हो जाएं और इतनी पब्लिक ओपिनियन के ऊपर इतनी ज्यादा इम्पैक्ट आ जाए इस पूरे आइडिया का कि नीचे से लोग प्रेशर करके ऊपर लेके जाएं, ताकि माफियाज को खुद ही वो थिन आउट कर दें उधर से। यही हम कर रहे हैं किसाना साहब, एग्जैक्टली यही हमने किया। 4 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि जी हमने ऊपर से नीचे नहीं आना, फॉरगेट द टॉप मैन, हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। और नीचे से जब ऊपर आए हैं तो ये आवाज हमारी सुनी जाने लगी है। ये आवाज, आप जो किसी फोरम पे मुझे बुला रहे हैं लोग, तो इसीलिए आ रहे हैं कि नीचे से प्रेशर बिल्ड हुआ है।
अब मैं तो इनसे कहता हूं कि आप ना मुझे सपोर्ट करें, आप 2 साल बाद देखेंगे कि यहाँ पे रेवोल्यूशन, मैं उसको कहता हूं कि रेवोल्यूशन आउट ऑफ एवोल्यूशन, ये आ चुका है और आ रहा है। रेवोल्यूशन आउट ऑफ एवोल्यूशन, हम एवोल्यूशन कर रहे हैं और उसमें से रेवोल्यूशन निकल रहा है। तो ये देखिएगा बनता क्या है अगले साल 1.5 साल के अंदर, 2 साल में। वाकई। और ये जिस तरह आपने पिकनिक का एक कॉन्सेप्ट जो दिया है, मैं समझता हूं कि मैं भी लोगों को यही कहूंगा कि पिकनिक पर आओ और पिकनिक मनाओ, क्योंकि ये जो सिलसिला है बिल्कुल, एक ही तरीका है कि हम इससे बच सकें। बिल्कुल 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 ठीक है बिल्कुल आसिफ साहब, एक तो ये है कि अब चूंकि मुझे तो समझ ही नहीं आई, इतना टाइम गुजर गया और माशाल्लाह पता ही नहीं चला। अब तो चूंकि मास्टर हैं इस पूरे फील्ड के, और इसीलिए आपको शायद एग्रीकल्चर मैन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। लेकिन मैं ये चाहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट होगी, मैं ऑन एयर ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमें थोड़ा सा टाइम देते रहा करें, ताकि हम एक पूरी सीरीज जो है वो चलाएं और लोगों को बताएं कि ये सिस्टम है क्या, और ये पिकनिक का जो लफ्ज है ये इसकी मजीद जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो क्या है। और आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे, हर क्रॉप को कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें। हर फॉर एग्जांपल बागात हैं, बागात के हवाले से लोगों को बताएंगे, मुख्तलिफ क्रॉप्स के हवाले से बताएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमारे लिए टाइम जरूर स्पेयर करें। जी बिल्कुल, मैं ये करना चाहता हूँ, जितनी ज्यादा से ज्यादा हम अवेयरनेस फार्मर्स को पहुंचा सकें, जितनी आवाज लोगों तक पहुंच सके, उतना ही बेहतर है, उतना ही हमारे मुल्क और कौम और बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहतर है। तो ये मैं जनाब अपना पूरा वक्त आपको दूंगा, पूरा वक्त डिवाइड करूंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को पूरे को कवर करना काफी मुश्किल काम है, लेकिन हम उसमें से मेजर सेगमेंट्स जो हैं जो उनको जरूर करेंगे, और ताकि फार्मर्स अंडरस्टैंड कर सकें और उसको अंडरस्टैंड करके फिर उसको अडॉप्ट कर सकें, उसकी अडॉप्टेशन हो। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ शरीफ साहब, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप पाकिस्तान के मोहसिन हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी अता करे और ये कौम आपकी मकरूज रहेगी इंशाल्लाह। जो आपने आइडियाज दिए हैं, अल्लाह करे कि हम इसके ऊपर अमल भी कर सकें। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इस तरह को आसिफ शरीफ साहब के साथ इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।